चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ग नवम के एसएसटी बुक का हिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का सब टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हेडलाइन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिलेबस के पहले चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति का नाम आता है। इस चैप्टर में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है ऑन द मॉर्निंग द 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। इसमें एक डेट का नाम आता है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खतरे की घंटी बज उठी। सबसे पहले यह जान लीजिए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो आप सभी को याद रखना है 14 जुलाई 1789। याद करने का ही तरीका है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। दो क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत। आगे सेंटेंस है द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ह्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। राजा ने अपने सैनिकों को शहर में प्रवेश करने का आदेश दिया और अफवाह यह फैल गई कि जल्दी ही आर्मी आम नागरिकों पर गोली चलाना शुरू कर देगी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form an people's militia। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं शहर टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गई और मिलिशिया सैनिकों का सामना करने के लिए लोग तैयार हो गए। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। ये बहुत सारे सरकारी बिल्डिंगों को हथियारों की खोज के लिए तोड़ डाले, सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। व्हेन स्टार्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा 14 जुलाई 1789 और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ में। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपुल्स मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टाइल। इसी क्रम में आम लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। आम जनता के बीच राजा के प्रति घृणा और आक्रोश बढ़ता गया, जिसके कारण भारी संख्या में लोग फ्रांस के पूर्वी भाग में एक शहर का नाम है बास्टाइल। बास्टाइल एक तरह से जेल का नाम है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, चाहे राजनीतिक कैदी हो या राजा का दुश्मन हो, वहाँ बास्टाइल में रखा जाता था। वेयर दे होप टू फाइंड होडेड एम्यूनेशन। लोगों ने समझा शायद वहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियारों का खजाना हो सकता है। इन द आर्म्ड फायर दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टाइल वाज किल्ड एंड प्रिजन रिलीज्ड। उन लोगों ने लड़ाई करते हुए बास्तिल के किले का पतन कर दिया। बास्तिल के जेल का पतन हो गया और वहाँ से बहुत से प्रिजनर्स भाग गए। दो देयर वेर ओनली 7 ऑफ देम, उनमें से केवल 7 वहाँ रह गए कैदी। एट द बास्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल because it stood for the despotic power of the king। फ्रांसीसी लोगों में, फ्रांसीसी आम जनता में बास्टाइल जेल के प्रति बड़ी ही या बास्टाइल किले के प्रति बड़ी ही घृणा का भाव था, क्योंकि वहाँ पर राजा के शत्रुओं को
राजा के राजनीतिक दुश्मनों को कैद करके रखा जाता था और लोग यह मानते थे कि राजा का यह असीम सत्ता का प्रतीक है, असीम निरंकुश सत्ता का प्रतीक है, इसलिए इसका नष्ट होना बहुत ही जरूरी है। द फोर्ट्रेस was demolished and its stone fragments were sold into market to all those who wished to keep a souvenir of its destructions. इस किले को नष्ट कर दिया गया, सदा सदा के लिए मिटा दिया गया और उस किले के टुकड़े को बाजार में बेच दिया गया। जो इसको राजा के निरंकुश सत्ता के खिलाफ थे, लोगों ने उसको खरीदने की इच्छा जाहिर की जो राजा के असीम सत्ता के खिलाफ थे। थर्ड पैराग्राफ है, The days that followed some more writing both in Paris and countryside. इसी दिन से 14 जुलाई 1789 ईस्वी से जो क्रांति की शुरुआत हुई, इसी दिन से फ्रांसीसी लोगों ने पेरिस में और देश के अंदर व्यापक पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिसको आप लोग दंगा कह सकते हैं, होना शुरू हो गया। Most people were protesting against the high price of bread. बहुत से लोग रोटी का दाम, अनाज का दाम, आटा का दाम बढ़ जाने के कारण बहुत आक्रोश में थे। Much later when historians look back upon this time, they saw it is the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश का था, आम लोगों में आक्रोश चरम पर था, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, अनाजों के दाम ऊंचे हो गए थे, जिससे आम लोगों में राजा के प्रति घृणा का भाव जग गया था। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे और क्यों इस 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घटित घटना हुई और राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता ही चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ सब टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसका तात्पर्य है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रेंच समाज किस तरह का था, किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं थी, इसको जानना अत्यंत जरूरी है। In 1774, Louis XVI was the Bourbon family of kings ascended the throne of France. प्यारे बच्चों, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव 2-3 प्रश्न आ जाता है जिसको आपको जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकता है, इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि लुई 16 सिंहासन रूढ़ ascended the throne of France, सिंहासन रूढ़ का हुआ लुई 16 1774, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया वह किस फैमिली से संबंधित था, राजा के किस फैमिली से संबंधित था। तो आपको फर्स्ट लाइन में याद रखना है बुर्बो फैमिली, आपको यहाँ पर याद रखना है बुर्बो फैमिली से संबंधित था। और कब सिंहासन रूढ़ हुआ, इन 1774 में। कौन, तो लुई 16। He was 20 years old and married to Austrian Princess Mary Antoinette. फिर अगला प्रश्न होगा, उसने 20 वर्ष की उम्र में किससे शादी की, तो ऑस्ट्रियन राजकुमारी मेरी एंटोइनेट, नाम उसका क्या है, पत्नी का नाम मेरी एंटोइनेट। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जैसे ही लुई 16 का राज्यारोहण हुआ, वह राजा बना, सबसे पहले ध्यान उसके खजाने की ओर गया, तो आर्थिक व्यवस्था पर वह जीरो था, खजाना बिल्कुल खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ट्रेंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, लगातार फ्रांस के द्वारा युद्ध करने के कारण उसकी आर्थिक स्रोत सूख गए थे, वह आर्थिक स्रोत समाप्त हो गया था, मतलब खजाना खाली था। Added to this was the cost of maintaining an even extravagant court, the Amiens Palace of Versailles। साथ ही साथ जो राजा का लुई 16 का जो बहुत विशाल कोर्ट था,
वर्साई के राजमहल का जो खर्चा था उसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुइस 16 के शासनकाल में ही फ्रांस सहायता किया 13 अमेरिकी कॉलोनीज को जो उसके सामान्य दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए थे। दिस वार एडेड मोर ए बिलियन लिवर्स टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 मिलियन लिवर्स। इस युद्ध के कारण चूँकि उन्होंने ब्रिटेन के विरोध में अमेरिकियों को साथ दिया था, ब्रिटेन से उसका लड़ाई हो गया। इसके कारण वह कर्जा लगातार जो पहले 1 मिलियन लिबड़े था वह बढ़ करके 2 मिलियन लिबड़े हो गया। बच्चों, आपको याद रखना है कि फ्रांस की मुद्रा उस समय लिबड़े कहलाती थी। आगे, लेंडर्स हु गेट द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। जो राजा को कर्जा दिया था वह 10% के दर से उसको प्राप्त करना चाहता था। राजा के सामने बहुत ही विकट समस्या थी, इसलिए राजा बजट में उस प्रस्ताव को पारित करना चाहता था, टैक्स के रूप में लागू करना चाहता था, जिससे वह अपनी बढ़ती हुई खर्च की भरपाई कर सके। टू मीट इस रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज। सरकार उस ब्याज के साथ साथ अपने दरबार का खर्चा, सेना का खर्चा, कोर्ट का खर्चा और अन्य सरकारी ऑफिसेस की खर्चा, यूनिवर्सिटी पर व्यय होने वाले खर्चा की भी क्षतिपूर्ति करना चाहती थी। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। इसके लिए लुइस 16 जो स्टेट का रूप में था वह टैक्स को बढ़ाना चाहता था। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। इस समय तक जो उसको टैक्स मिल रहा था वह उतना सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन दिस 18th century was divided into 3 states। 18वीं शताब्दी के अंत तक आपको याद रखना है फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है 3 भागों में विभाजित था। 3 states एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd state पे टैक्सेस। और उनमें से केवल तीसरा स्टेट के सदस्य जो थे वही टैक्स पे ही थे, बाकी लोग टैक्स नहीं चुकाते थे, बस सुविधा भोगी थे, वेतन भोगी थे, टैक्स पे ही नहीं थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। मध्यकालीन विश्व की तरह, मध्यकालीन भारत की तरह, मध्यकालीन सोच की तरह उस समय का फ्रांसीसी समाज भी फ्यूडल सिस्टम पर था। दैट मीन्स सामंतवादी व्यवस्था का था, दैट मीन्स जमींदारी व्यवस्था का था, दैट मीन्स एक मुट्ठी भर के लोग अधिकांश लोगों को प्रशासन करते थे, उनको गुलाम की तरह काम करवाते थे और उनको कोई मेहताना मजदूरी नहीं देकर आधे पेट खाना खिला करके उनको अपने हिसाब से काम करवाते थे। यही तो जमींदारी व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम की विशेषता होती है। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। यह पुरानी मध्यकालीन सोच या पुरानी मध्यकालीन व्यवस्था या पुरानी मध्यकालीन सिस्टम 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से पहले तक जारी थी। धन्यवाद। टुमारो विल बी डिस्कस्ड।